नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी जितना हो सके आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन कर सकते हैं उसको करते जाइए। चलिए आज हम लोग कुछ शानदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, एक कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा वियोजन है, कौन संयोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है ना। तो इस तरह की अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए। और चलिए, मैं कल बाद में आपको बताने भूल गया था कि मैं वीडियो के लास्ट में एक बात बताऊंगा आपको, तो आप जो है ज़रूर वीडियो के अंत तक रहिए। मैं वीडियो के अंत में आज ज़रूर बताऊंगा। कल मैं भूल गया था, नहीं बता पाया और वीडियो अपलोड हो गया है ना। तो मैं आज ज़रूर बताऊंगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरी का काम करेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहने का क्या मतलब हुआ, हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ जो है ये केमिकल माने क्या कह सकते हैं उसको, इक्वेशन फॉर्मेशन हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। तो दो चार चीज़ें आप याद रख लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये कैसे जो है हम जान पाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला है क्या, उसका रंग बदल जाएगा, रंग में थोड़ी बदलाव आ जाएगी है ना। उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, दूसरा उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, उसका कलर अलग हो जाएगा है ना। तो इन सब सारी चीज़ों को जब हम लोग देखेंगे जहाँ पे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। तो ये भाई रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया है ना। अब ये होता क्या है, मीन्स ये कितने प्रकार का होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहले आप देख रहे होंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे है ना। संयोजन जहां पे क्या हो, दो चीजों का क्या कह रहे हैं, मेल मिला हो रहा है, मतलब दो चीजों को हम लोग जोड़ रहे हैं है ना। जैसे क्या कह सकते हैं, दूध में नहीं, दही में अगर चीनी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शरबत। देखिए दूध यानी ये मिल्क और ये शुगर है ना। तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये शरबत बन जाएगा। इसको तो जब दोनों को मिला देंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये मिल्क है या शुगर है, तो क्या बोलेगा, शरबत है ना। तो शरबत है, तो इसमें क्या पता चला हम लोगों को कि दो जो अभिकारक हैं, मीन्स हाँ अभिकारक हैं, जब दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करता है ना, एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन। जब दो पदार्थ का या फिर हम लोग कह सकते हैं जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ, हम लोग क्या देख रहे थे, संयोजन अभिक्रिया क्या है ना। तो मैंने क्या बताया कि जब दो मिलके किसी एक का उत्सर्जन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, संयोजन, मतलब जुड़ जाना। संयोजन मतलब जब दो मिलके एक का बनाए, एक को बनाए। जैसे मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि दही है ना और चीनी को मिला दीजिए, दही और चीनी को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो शरबत हो जाएगा है ना। दही और चीनी को मिला दीजिए तो एक क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा है ना, जो बड़ी ही अभी गर्मी के दिनों में ये बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, वियोजन। वियोजन है ना, वियोजन कहने का क्या मतलब हुआ, अलग कर देना
क्या, अलग कर देना, है ना। जब एक पदार्थ से, जब किसी एक चीज से दो अलग अलग बन रहे हो, जैसे मैं एक बात बता दूं आपको, एग्जाम्पल के तौर पर, जब धान पूरा होता है ना, धान, तो उसको जब हम लोग मिल में लेके जाते हैं तो वहां से दो चीजें निकलती है। एक क्या, एक को कहा जाता है भूसा और एक को चावल। चावल मिल अब कभी आप गए हो या देखे हो तो आप जानते ही होंगे, है ना। धान को डाला जाता है तो धान एक तरफ भूसा अलग निकल जाता है, दूसरी तरफ चावल अलग निकल जाता है ना। तो एक केवल धान था, उससे दो अलग अलग चीज निकल रहे हैं ना, एक भूसा और एक क्या, चावल। तो वहां से क्या हो गया, वियोजन। क्या हो गया, वियोजन। मतलब एक पदार्थ अगर टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया, है ना। नेक्स्ट क्या है, विस्थापन। विस्थापन आप सुने ही होंगे, बहुत वर्ड आता है हमारे जीवन में। जब अगर अगर आपके आसपास कभी हुआ हो ऐसा, तो मैं बता दूं आपको। तो क्या होता है कि जब कोई जगह, किसी जगह बहुत बड़ा डैम या बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना होता है, तो वहाँ के अगल बगल के गांव को पूरा खाली करा दिया जाता है ना। तो खाली कौन करवाता है भैया, कोई जाए, आम आदमी जाए, बोले खाली करो इस गांव को, या इस पूरे 2-4 गांव को पूरा खाली कर दो, तो कोई खाली करवा पाएगा, नहीं खाली करवा पाएगा, है ना। तो जिसमें ताकत होती है वो खाली करवाता है, मतलब सरकार, है ना। तो मेरा कहने का क्या मतलब हुआ, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जो विस्थापित कर देती है, मतलब एक जगह से हटके दूसरा जगह। अब उसको ऐसा नहीं बोलता कि तुमको यहाँ से भगा देते हैं, तुमको इस जमीन का कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का उसको मुआवजा दिया जाता है ना। उस जगह को छोड़ने के लिए आप दूसरी जगह जाके खरीद के आप रह सकते हैं आराम से, है ना। तो इसमें भी वही है कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है, तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो कम ताकतवर वाले को हटा के उसके साथ जाके पैचअप हो जाता है। कहने का मतलब हो गया, वो जो ज़्यादा ताकतवर है उसके साथ जाके मिल जाता है। एक और बता दूं, जैसे कि कोई क्लास में ही जब बच्चे लोग बैठते हैं, तो कभी आगे पीछे बैठने के लिए या एक साथ दोस्त के साथ बैठने के लिए लड़ाई हो जाती है ना, तो क्या होता है, अगर जो ताकतवर है वो कमज़ोर वाले को हटा के खुद जाके बैठ जाता है, खुद जाके बैठता है ना। तो इस तरह का कंडीशन जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। एक जगह से दूसरे जगह हटा देना, है ना। द्वितीय विस्थापन में क्या होता है, वैसी अभिक्रिया, विस्थापन का भी मैं डेफिनेशन बता दूं आपको। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाकर खुद उस जगह पर स्थापित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। क्या कहेंगे उसको, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। और द्विविस्थापन में क्या होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान होगा कि अगर जैसे दो है, एक का प्लस इसके पास चला जाएगा और इसका माइनस इसके पास आ जाएगा, है ना। मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान जब होता है तब हम लोग क्या कहते हैं उसको, द्विविस्थापन। जब आयनों का वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्विविस्थापन कहते हैं, है ना। उष्माशोषी, उष्माशोषी, है ना। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या, जिसमें उष्मा का शोषण होता है। शोषण, शोषण समझते हैं ना, आप सुने ही होंगे कि वो उसका शोषण कर रहा है, वो उसका शोषण कर रहा है ना, किसी न किसी तरह।
मानसिक रूप से शोषण कर रहा है, आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है ना। तो जब ऊष्मा का शोषण होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। और जब ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। एक ऊष्मा का जो शोषण कर रहा है, मतलब उसको खत्म कर रहा है, खा गया, निगल गया, है ना, तो वो हो गया क्या, ऊष्मा का शोषण करना। और एक जो बना रहा है, जैसे कि है ना, कोई लड़का है जो केवल पैसे को बर्बाद कर रहा है, और एक है जो पैसे को बना रहा है या कुछ अच्छा कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, शोषण करना, मतलब केवल खाया मिजाज में रहा। एक होता है उत्पन्न करना, मतलब बनाना, मतलब क्या कर रहा है वो, उसको जनरेट कर रहा है ना। तो जब ऊष्मा का क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नहीं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हो जाएगा, अवक्षेपण, छेपन, अवक्षेपण, छेपन। समझ में आ रहा है, चाय छाकते हैं ना चाय, तो चाय पत्ती ऊपर वो छकनी जो होता है उसमें रह जाता है, रहता है ना, और जो लिक्विड होता है चाय का वो नीचे चला जाता है। तो ऊपर में क्या रहा, अवक्षेपण। वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण होता है ना। जब जैसे मैंने अभी आपको चाय का एग्जांपल दिया है ना, चाय जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें चाय पत्ती, चीनी वगैरह, दूध वगैरह डाल देते हैं ना, उसको फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, छाकते हैं ना। तो उसमें से चाय पत्ती को क्या कर लेते हैं, छाक लेते हैं, है ना। और लिक्विड की जो है तो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित, बैलेंस। मैंने आपको बैलेंस जो इक्वेशन को बैलेंस जो करना होता है उसको मैंने आपको बताया भी है कि इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, या संतुलित अभिक्रिया क्या हो गया, या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहने का क्या मतलब हुआ कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों ही साइड, जैसे मैं आपको दिखा दूं, जस्ट ए मिनट, जैसे H2 प्लस O2, तो क्या हो जाता है, H2O2 हो जाता है H2। देखिए यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि H 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये देखिए 2 से यहाँ वो गुना है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, तो 2 है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि H इधर अगर 4 है तो इस भी साइड में क्या है, 4 है। O अगर इधर 2 है तो यहाँ पे भी O क्या है, 2 है। तो दोनों साइड, अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड, है ना, अभी, है ना, क्या कह सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड में भी जितने हाइड्रोजन की अणु है वो उतना ही उसके लेफ्ट साइड में है ना। इधर O जितना है इसके राइट साइड में भी O इतना ही है ना। तो मैंने आपको रासायनिक संतुलित मैंने समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए बहुत सारा क्वेश्चन बताया है, हमको लगता है कम से कम 10 या 20 बताए हैं। वहाँ से आपके लिए एक 5 या 4 जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उसके लिए आप कंफर्म रहिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे आपके लिए, है ना। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं जिससे आपके लिए फायदेमंद हो, है ना। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना और एक बुझा हुआ चूना दोनों अलग होता है ना। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। C2H6O8 किसका रासायनिक, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं, है ना। या कोई ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछ दे तो हम लोग ये लिख सकते हैं C6H12O8।
अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए यहाँ से 3 चीजें हैं, है ना। जब किसी का पीएच मान 7 से कम हो, 7 के बराबर हो, 7 से अधिक हो, है ना। जब कम होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय। देखिए पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। जब कम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय। और जब बराबर हो जाता है 7 के बराबर तो उसको हम लोग कहते हैं उदासीन विलयन। क्या कहते हैं उसको, उदासीन विलयन। और जब 7 से अधिक हो जाएगा, जब 7 से अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय विलयन, है ना। क्या कहते हैं उसको, देखिए मैंने क्या बताया, अम्लीय विलयन उसको हम लोग कहेंगे जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो। 7 से क्या होगा, कम होगा। और जो 7 के बराबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन विलयन। क्या कहेंगे उसको, जो जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन विलयन। उसको क्या कहते हैं, उदासीन विलयन। उसको क्या कहते हैं, उदासी विलयन। उसको क्या कहते हैं, उदासी विलयन, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्षारीय विलयन। मैंने अभी यही बताया आपको कि अगर 7 से अधिक हो, पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा विलयन है, तो क्षारीय विलयन है ना। कौन सा विलयन है, तो क्षारीय विलयन है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। सिरका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, व्हाट काइंड ऑफ एसिड इज फाउंड इन सिरका, दैट इज व्हाट, एसिटिक एसिड। दैट इज व्हाट, एसिटिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल है, ऑक्सिक्लिक अम्ल, है ना, ऑक्सिक्लिक अम्ल। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। जितना भी खट्टा पदार्थ है, जितना भी खट्टा पदार्थ है अधिकतर में आपको लैक्टिक एसिड ही मिलेगा। चींटी का डंक मारता है ना, चींटी डंक, है ना, तो बोलता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक। देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। या फिर ऐसा पूछ सकता है आपको यही क्वेश्चन घुमा के कि मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है ना। उसी तरह क्या है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है ना। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड हमेशा आपका इमली में पाया जाता है। देखिए या फिर यही पूछ देगा, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो सिरका में, है ना। ऑक्सिक्लिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो दही में। मेथेनोइक एसिड किसमें पाया जाता है, तो चींटी के डंक में। और टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो इमली में ना, इमली में नहीं, मैंने कहने का मतलब हुआ इमली में। इमली बहुत खट्टा होता है, इमली का नाम बोलते हैं ना आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। देखिए या फिर यहां से भी तीनों में से उलझा दे सकता है आपको। क्या पूछ देगा, 7 पीएच मान अगर 7 होता है तो वो कैसा विलयन होता है, अम्लीय, उदासीन या फिर क्षारीय, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब भी 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। जब भी 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि 7 से कम जब होगा, पीएच मान 7 से अगर कम होगा तो वो अम्ल या वो विलयन कैसा होगा, वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन। तो क्या होगा, तो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। और एक पूछा जा सकता है कि अगर 7 से अधिक हो तब उसको किस प्रकार का विलयन कहेंगे हम लोग, उसको किस प्रकार का विलयन कहेंगे हम लोग, है ना। तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, क्षारीय विलयन कहलाएगा, है ना। नहीं तो देखते हैं। हाँ मैं एक बात आपको बताने वाला था, अगर आज मैं भी फिर भूल जाऊं तो फिर आप कहेंगे कि नहीं आपने तो बताया नहीं।
एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बस कुछ ही दिनों आपके लिए बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, है ना। एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिनों बचे हुए हैं और एक कहावत है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं अगर ठान लीजिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो कोई कायनात आपको अच्छे रिजल्ट करने से रोक नहीं सकता है ना। कोई कायनात आपको अच्छे रिजल्ट करने से रोक नहीं सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पूरी लगन के साथ लगे रहिए और अपनी मंजिल को आप जरूर पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। मिलते हम लोग दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।